स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान उच्च न्यायालय। तो भारतीय संविधान के भाग 6 के अध्याय 5 में अनुच्छेद 214 से अनुच्छेद 232 में उच्च न्यायालय की संरचना और उसके कार्यों का वर्णन किया गया है। अगर इसके गठन की बात करें तो अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 231 बोलता है कि संसद विधि बनाकर दो या अधिक राज्यों के लिए अथवा दो या अधिक राज्यों और किसी संघ शासित प्रदेश के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक न्यायालय की व्यवस्था की गई है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में संसद को अधिकार दिया गया है कि वह दो या दो से अधिक राज्यों एवं एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 230 की, तो संसद विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र पर किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार कर सकती है अथवा अपवर्जन भी कर सकती है। वर्तमान में देश में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। 2013 में 3 उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे कि मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में पृथक उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी, जिससे कुल उच्च न्यायालयों की संख्या बढ़कर 24 हो गई तथा जनवरी 2019 में आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। इस तरीके से कुल 25 उच्च न्यायालय हैं वर्तमान में। वर्तमान में केवल दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर दो ऐसे संघ राज्य क्षेत्र हैं जिसका अपना उच्च न्यायालय है तथा अन्य संघ राज्य क्षेत्र विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालयों के गठन का प्रावधान किया गया है। इसके तहत प्रत्येक उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और ऐसे न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। अर्थात उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति किसमें है? राष्ट्रपति में निहित है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति संसद में निहित है। अगर हम न्यायाधीशों की योग्यता के बारे में बात करें तो ये अनुच्छेद 217 क्लॉज 2 में बताया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए निम्न योग्यताएं आवश्यक हैं। पहला कि वह भारत का नागरिक हो, निम्नलिखित में से कोई भी एक योग्यता पूरी करता हो, जैसे कि भारत के राज क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों को लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहो। नियुक्ति की बात करें तो अनुच्छेद 217 क्लॉज 1 में दिया गया है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श के पश्चात किए जाने का प्रावधान है। जजेजवाद, जजेस यानी कि जजेस 1998 के निर्णय के अनुसार वर्तमान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम की सलाह पर करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर की जाती है। ठीक है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, इसका विवरण अनुच्छेद 223 में है। उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की पदरिक्ति अथवा लंबी अनुपस्थिति की दशा में राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर देता है, जो मुख्य न्यायाधीश के पद ग्रहण करने तक पद पर रहता है। अपर न्यायाधीश की बात करें तो ये अनुच्छेद 224 क्लॉज 1 में दिया गया है। उच्च न्यायालय में कार्य की अधिकता होने की दशा में राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति 2 वर्ष के लिए कर सकेगा। कार्यकारी न्यायाधीश, तो ये अनुच्छेद 224 क्लॉज 2 में है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की पदरिक्ति होने की दशा में राष्ट्रपति कार्यकारी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति कर सकता है। कार्यकारी न्यायाधीश तब तक कार्य करता है जब तक स्थायी न्यायाधीश पद पर न लौटे। अगर शपथ की बात करें तो ये अनुच्छेद 219 में उल्लेख है इसका। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में उस उद्देश्य के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है। कार्यकाल की बात करें
तो अनुच्छेद 217 में इसका उल्लेख है। इस अनुच्छेद के अनुसार क्या है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष आयु होने तक निर्धारित किया गया है। और परम 15वें संविधान संशोधन 1963 द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 की गई थी। यानी कि उससे पहले 15वें संविधान संशोधन से पहले ये 60 थी, जो कि इसको 2 वर्ष बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। परंतु वह किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने पर अथवा अन्य किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने पर तथा अनुच्छेद 124 4 के अधीन पद से हटाए जाने की प्रक्रिया द्वारा पदमुक्त किया जा सकता है। पद से हटाना अनुच्छेद 217 एक क्लॉज एक था। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उन्हीं कारणों और रिक्तियों से पद से हटाया जा सकता है जिन कारणों और रिक्तियों से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अर्थात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए भी अनुच्छेद 124 4 तथा अनुच्छेद 124 5 प्रभावी होंगे। सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 220 में इसका प्रावधान है कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अपनी सेवानिवृत्ति के उपरांत ऐसे उच्च न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता जिनमें वह कार्यरत रहा हो। न्यायाधीशों का स्थानांतरण करना, ये अनुच्छेद 222 में उल्लेख है इसका। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा दोनों संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की सलाह के आधार पर करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। दिस इज बाद 1998 के उपरांत उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का स्थानांतरण भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह के आधार पर किया जाता है। साथ ही दोनों संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से भी सलाह ली जाती है। अब उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की समस्त निर्णय तथा प्रक्रियाएं अंग्रेजी भाषा में होती हैं, ऐसा अनुच्छेद 348 में लिखित है। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या क्या है? तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की बात करें तो नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन से जुड़े मामले, सांसदों और विधायकों के निर्वाचन संबंधी विवाद केवल उच्च न्यायालय में ही लाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 225 के तहत राजस्व संबंधी मामलों में प्रारंभिक अधिकारिता है इसकी। इसके अतिरिक्त कंपनी कानून है, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार से संबंधित केवल कुछ मामले सीधे उच्च न्यायालय में लाए जा सकते हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात करें तो उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ सभी न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों के निर्णयों, आदेशों और डिक्रियों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। किसी सत्र न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह प्रमाणित किया गया हो कि उस मामले में विधि की व्याख्या से संबंधित कोई सारवान प्रश्न निहित है, तो उसकी अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। दीवानी मामले की बात करें तो देखो, किसी यदि किसी मामले में जिला न्यायालय या उसके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ये निर्धारित किया गया हो कि विषय वस्तु का मूल्य संबंध अधिनियम में निर्दिष्ट राशि से अधिक है, तो प्रथम अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। वे मामले जिनमें अधीनस्थ न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध जिला न्यायालय में प्रथम अपील की जा चुकी हो, उनमें दूसरी अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। अनुच्छेद 323 के अधीन स्थापित अधिकार अधिकरणों के निर्णयों के विरुद्ध उच्च न्यायालय की खंडपीठ में अपील की जा सकती है। फौजदारी मामले की बात करें तो उच्च न्यायालय की आपराधिक मामलों में अपीलीय अधिकारिता आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 से निर्धारित की गई है। यदि किसी सत्र न्यायालय में किसी मामले पर किसी व्यक्ति को 7 वर्ष या इससे अधिक की सजा सुनाई गई हो, तो ऐसे मामलों की अपील बिना किसी अपीली प्रमाण पत्र के भी उच्च न्यायालय में की जा सकती है। यदि किसी मामले में सत्र न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है, तो मामला अनिवार्यतः उच्च न्यायालय के समक्ष आएगा, क्योंकि बिना उच्च न्यायालय में सुनवाई के मृत्युदंड की सजा नहीं दी जा सकती। अभिलेख न्यायालय बात करें तो ये अनुच्छेद 215 में इसका उल्लेख है कि उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। इसके दो अर्थ होते हैं। पहला कि उच्च न्यायालय के समस्त निर्णय लिखित होते हैं तथा यह निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों के लिए अनुकरणीय होते हैं। उच्च न्यायालय के आदेशों, निर्णयों तथा प्रक्रियाओं की अवमानना नहीं की जा सकती। अब बात करें रिट वाले क्षेत्राधिकार की, तो ये अनुच्छेद 226 में उल्लेख है इसका। उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर या अन्य अधिकारों का उल्लंघन होने की दशा में अनुच्छेद 226 के तहत निम्नलिखित 4 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। इसका
शाब्दिक अर्थ क्या है? सशरीर प्राप्त करना। इस रिट के द्वारा उच्च न्यायालय किसी बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे की अवधि में न्यायालय के समक्ष पेश करने का आदेश देता है तथा उस व्यक्ति की बंदीकरण की जांच करता है। दूसरा है परमादेश, मैंडेमस। शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। इस रिट के द्वारा उच्च न्यायालय किसी लोक प्राधिकारी अर्थात पदाधिकारी को अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने का आदेश देता है जिन कर्तव्यों का निर्वहन न करने से संबंधित मामला आया हो। तीसरा है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। इस रिट के द्वारा उच्च न्यायालय किसी निचली अदालत में किसी मामले पर चल रही कार्यवाही को रोक देने का आदेश देता है तथा आवश्यकता होने पर वह किसी इस मामले को अपने पास मंगवा सकता है। यह रिट तभी जारी की जा सकती है जब मामला निचली अदालत में प्रक्रियाधीन हो। अब चौथा है अधिकार प्रक्षा, कुवारंटो। शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार से। यह रिट किसी ऐसे पदाधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है जो उस पद का उपयोग करने हेतु अधिकृत नहीं है। न्यायालय उसके दस्तावेजों की जांच करता है तो दस्तावेज अवैध पाए जाने की दिशा में उसे पद से मुक्त कर देता है। पांचवा है उत्प्रेषण, सर्स्योररी। उच्च न्यायालय यह रिट किसी ऐसे अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी करता है जिसने किसी ऐसे मामले में विरुद्ध निर्णय दे दिया जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर था, जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है। ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में इस रिट के माध्यम से उस मामले को उच्च न्यायालय अपने पास मांग सकता है। यह रिट उच्च न्यायालय द्वारा तब जारी की जाती है जब निचली अदालत उस मामले पर निर्णय दे चुकी हो। अब इनकी बात करें वेतन और भत्ते की, तो संविधान के अनुच्छेद 221 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्तों का प्रावधान किया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, सुविधाएं, अवकाश तथा पेंशन का निर्वाह करने की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2.5 लाख रुपए प्रतिमाह एवं न्यायाधीश को 2,25,000 2,25,000 रुपए प्रतिमाह वेतन मिलता है। ज्ञातव्य है कि संविधान के अनुच्छेद 360 क्लौस्थान ख के अनुसार वित्तीय आपातकाल के दौरान न्यायाधीशों को वेतन में अलाभकारी परिवर्तन किया जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन राज्य सरकार द्वारा देय होता है परंतु इसकी पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होती है। राजस्थान उच्च न्यायालय की बात करें तो नए राज्य के उद्घाटन से पूर्व एक अधीनस्थ न्यायिक प्रणाली के साथ एक समिति का गठन किया गया जिसमें डॉक्टर श्री B.R. पटेल अध्यक्ष थे, लेफ्टिनेंट कर्नल T.C. पुरी और श्री S.P. सिन्हा सम्मिलित थे। इस समिति ने 27 मार्च 1949 को अपना प्रतिवेदन रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए सिफारिश की कि नए राज्य की राजधानी जयपुर और उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थित होना चाहिए। एकीकरण के दौरान नवगठित राज्य में 5 न्यायालय जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर इसकी एक बेंच कोटा में संचालित थी और अलवर में कुल 5 उच्च न्यायालय संचालित थे जिनमें कुल 20 जज थे। राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश 1949 ने उक्त विभिन्न उच्च न्यायालयों को समाप्त कर संपूर्ण राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय प्रदान किया जो कि जोधपुर में है। राज प्रमुख ने 25 अगस्त 1949 को एक अधिसूचना जारी कर 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन जोधपुर में करने की लिए तिथि निश्चित की गई। राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन 29 अगस्त 1949 को किया गया तथा समारोह की अध्यक्षता राष्ट्र प्रमुख महामहिम महाराजा सवाई मानसिंह की उपस्थिति में माननीय न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एवं उदयपुर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे थे, ने अन्य 11 न्यायाधीशों के साथ शपथ ली। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया जिसमें राजस्थान बी श्रेणी का राज्य बना। बी श्रेणी के लिए उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या कम हो गई थी परंतु यह अनिवार्य कर दिया गया था कि न्यायाधीशों के लिए योग्यता का निर्धारण भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार होगा, जिसके परिणाम स्वरूप मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा सहित कुछ न्यायाधीशों को पद त्यागना पड़ा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के दौरान राजस्थान का पुनः सीमा परिवर्तन हुआ।
राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 50 के द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय और न्यायिक आयोग अजमेर को समाप्त कर दिया गया और अधिनियम की धारा 49 के एक के द्वारा एक नया उच्च न्यायालय गठित हुआ। दिनांक 27 अक्टूबर 1956 के टेलीग्राम द्वारा भारत सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को सूचित किया गया कि राष्ट्रपति महोदय ने नवगठित राज्य राजस्थान के उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ को मुख्य पीठ घोषित किया, जो 1 नवंबर 1956 में प्रभाव में आया तथा निर्देशित किया कि राज्यपाल की अनुमति से मुख्य न्यायाधीश राज्य में अन्य जगह अस्थायी बेंच स्थापित कर सकता है। इसी संदर्भ में मुख्य न्यायाधीश महोदय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर जयपुर में उच्च न्यायालय की अस्थायी पीठ स्थापित की। भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.आर. दास की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने जजों की नियुक्ति के वारंट जारी किए। इसका शपथ ग्रहण समारोह 1 नवंबर 1956 को हुआ तथा इस दौरान मुख्य न्यायाधीश कैलाश वांचू थे। न्यायाधीश जयपुर पीठ में कौन कौन थे? न्यायमूर्ति के.एल. बापना, न्यायमूर्ति के शर्मा, न्यायमूर्ति जे.एस. रानावत, न्यायमूर्ति डी.एम. भंडारी और न्यायाधीश जोधपुर पीठ में कौन कौन थे? तो न्यायमूर्ति डी.एस. दवे, न्यायमूर्ति इंद्रनाथ मोदी। 10-11 जुलाई 1957 के आदेश द्वारा गठित पी सत्यनारायण राव की अध्यक्षता वाली समिति सदस्य थे पी विश्वनाथन, बी के गुप्ता। 26 फरवरी 1958 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सिफारिश की कि राजस्थान की राजधानी जयपुर और उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर में ही रहे, परंतु जयपुर पीठ को समाप्त कर दिया जाए। इसी के तहत 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ समाप्त कर दी गई। जयपुर पीठ की समाप्ति से पूर्वी राजस्थान की जनता में भारी आक्रोश और असंतोष उपजा और इस हेतु सरकार पर दबाव बनाने की काम भी किया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 51 के तहत राष्ट्रपति ने 8 दिसंबर 1976 को राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर स्थायी पीठ की स्थापना आदेश 1976 जारी किया और जयपुर पीठ 31 जनवरी 1977 को पुनः स्थापित हो सकी। विशेष बात करें तो राजस्थान उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों के कुल 50 पद निर्धारित 2015 से, इसमें वर्तमान में 43 न्यायाधीश कार्यरत हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश कमलाकांत वर्मा थे। राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के आर श्रीराम 43वें 21 जुलाई 2025 है। राज्य की सर्वाधिक लंबी अवधि तक पदासीन मुख्य न्यायाधीश श्री कैलाश पांचू थे। 2 जनवरी 1951 से 8 अगस्त 1958 तक रहे। राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कुमारी कांता भटनागर थी। राजस्थान उच्च न्यायालय में अभी तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। राजस्थान उच्च न्यायालय में अब तक नियुक्ति महिला न्यायाधीश कौन कौन सी हैं? तो कांता भटनागर, ज्ञानसुधा मिश्रा, निशा गुप्ता, जयश्री ठाकुर, प्रभा शर्मा, रेखा बोरान वर्तमान में है ये, और डॉक्टर नूपुर भाटी वर्तमान में ये है। और मोहिनी कपूर थी, बीना वी बॉम्बे रही हैं, बेला एम त्रिवेदी रही हैं, निर्मलजीत कौर रही हैं, सबीना रही हैं, सुबा मेहता ये वर्तमान में है, संगीत शर्मा भी वर्तमान में है। ज्ञानसुधा मिश्रा और बेला एम त्रिवेदी राजस्थान उच्च न्यायालय की ऐसी महिला न्यायाधीश रही जो बाद में उच्चतम न्यायालय में भी न्यायाधीश रही। राजस्थान के ऐसे न्यायाधीश जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई तो सुरेश चंद्र सिंघल 2005 में, अयेंद्र प्रसाद व्यास 2006 में, राजेंद्र प्रकाश सोनी 2024 में। एस के गर्ग राजस्थान उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश रहे हैं जिन्होंने अपना पद त्याग रिजाइन किया। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश फारूक हसन राजस्थान सरकार के में राज्य मंत्री के पद पर भी रहे हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के नवीन भवन का उद्घाटन 7 दिसंबर 2019 भारत राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा जोधपुर में हुआ। 9 दिसंबर 2019 को 40 वर्ष बाद राजस्थान उच्च न्यायालय के सभी 21 न्यायाधीशों ने जोधपुर में प्रकरणों की सुनवाई की तथा उच्च न्यायालय की पूर्ण बैठक हुई। राजस्थान उच्च न्यायालय के 2 प्रमुख अंग हैं। राजस्थान राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण जयपुर। अनुच्छेद 39A के प्रावधान सभी को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के उद्देश्य से अनुसरण में संसद द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 को अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम के अध्याय 3 के उपबंध राजस्थान में 20 नवंबर 1995 में प्रवृत्त हुए। इस हेतु राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम 1995 जारी किए गए, जो
6 अगस्त 1996 में प्रवृत्त हुए। इस प्राधिकरण का मुख्य संरक्षक राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, ये उदयपुर में इसकी स्थापना 16 नवंबर 2001 को न्यायिक प्रशासन स्कूल और राजस्थान न्यायिक अकादमी के रूप में हुई। 24 जनवरी 2007 को इसका नाम राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी कर दिया गया। अकादमिक को ई न्यूज़लेटर का नाम मरुविधि रत्नाकर व न्याय मंथन है। इसकी टैगलाइन कर्मदेव ही संसिद्धि है। राजस्थान में उच्च न्यायालय के न्यायिक कार्यों के लिए तथा प्रशासनिक कार्यों के विनियमन के लिए 1 अक्टूबर 1952 को राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक नियम 1952 बनाए गए। 5 दिसंबर 2002 के राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम 2002 बनाए गए। वर्ष 2010 में राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 2010 बनाए गए। भारतीय न्यायिक नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 64 के तत्वाधान में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से संबंधित प्रावधानों के लिए राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोसेस इंश्योरेंस सर्विस एग्जीक्यूशन नियम 2024 बनाए गए, जो 16 अगस्त 2024 से लागू हुए। राजस्थान उच्च न्यायालय की 2 हैं, एक मुख्य पीठ जोधपुर क्षेत्राधिकार जिले, उसमें 18 हैं। जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, नागौर, भीलवाड़ा। खंडपीठ जयपुर है, उसमें 15 क्षेत्राधिकार जिले आते हैं। तो जयपुर, झुंझुनू, सीकर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, अजमेर और टोंक। ठीक है। अजमेर के भाग अजमेर संभाग के 2 जिले नागौर और भीलवाड़ा राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर के क्षेत्राधिकार में आते हैं, जबकि अजमेर और टोंक जिले उच्च न्यायालय की जयपुर खंडपीठ के क्षेत्राधिकार में आते हैं। राजस्थान में 36 न्यायिक पद जजेसिप्स हैं, जिसमें 19 जोधपुर पीठ के अधीन तथा 17 जयपुर पीठ के अधीन है, तथा इन्हीं 36 न्यायिक पदों के अधीन 1306 कोर्ट्स हैं। मुख्य पीठ जोधपुर के अधीन जोधपुर जिला, जोधपुर शहर, मेट्रोपॉलिटन पाली, जालौर, सिरोही, बलोतरा, जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, मेड़ता, भीलवाड़ा आता है। जबकि मुख्य पीठ जयपुर के अधीन जयपुर जिला, जयपुर सरा, मेट्रोपॉलिटन 1, जयपुर शहर, मेट्रोपॉलिटन 2, झुंझुनू, सीकर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, अजमेर और टोंक आता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सचिवालय एवं मुख्य सचिव की। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। खुश रहिए, अपने घर वालों को खुश रखिए, पढ़ाई कीजिए, नौकरी लीजिए, खुश रहिए।